इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। मेरा नाम अक्षय है। मैं डेली सुबह कॉलेज जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी बहन और दादाजी हैं। दरअसल मुझे जानवरों से बहुत ही प्यार है। मैं हमेशा से एक पेट घर पे रखना चाहता था, लेकिन हम एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा हमको कोई भी पेट रखने से ज्यादातर मना ही करते थे। मेरे डेली का रूटीन यही था, घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से घर आना। एक शाम मैं कॉलेज से घर आ रहा था। मैं कॉलेज से अभी बस निकला ही था कि मुझे कॉलेज के रास्ते पर ही एक छोटी सी जगह जो बड़ी बड़ी घासों से घिरी हुई थी, उसके बाहर ही एक छोटी काली बिल्ली का बच्चा दिखा। वो दिखने में बहुत ही छोटा और कमजोर लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे उसको घर ले जाने का मन हुआ, लेकिन फिर मुझे मेरे मम्मी पापा की बात याद आई और मैं आगे चल दिया। मैं अभी 2 ही कदम आगे गया था कि मुझे उस बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा और मैंने उसको उठा लिया। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे घर ले जाता हूं और कुछ खिला देता हूं। अगर मेरे घर वाले इसको रखने से नहीं माने तो इसको मैं अपने घर के पास ही छोड़ दूंगा या वापस इसी जगह पर आकर छोड़ दूंगा। और ये सोचकर मैं उसे अपने साथ घर ले आया। वो दिखने में बहुत ही प्यारा था और उसको देखते ही मेरी छोटी बहन भी बहुत खुश हो गई थी। मैंने उसको सबसे पहले खाना पीना ही खिलाया। वो थोड़ी देर हमारे घर में ही घूमता रहा। बाद में मैंने घर वालों से उसको अपने पास ही रखने का पूछा। पहले तो मेरे पापा मना कर रहे थे, लेकिन फिर मेरी और मेरी बहन के जिद के चक्कर में पापा तो मान चुके थे, लेकिन मम्मी अभी भी एक बिल्ली को रखने से मना कर रही थीं। मम्मी को वैसे भी बिल्लियां ज्यादा पसंद नहीं थीं, और ऊपर से ये तो काली बिल्ली थी। वो काली बिल्लियों से बहुत ही डरती थी, लेकिन मम्मी को भी हमने कैसे तैसे मना लिया था। घर वालों के मानने के बाद मैं और मेरी बहन बहुत ही खुश थे। हम उसी के साथ खेलते रहते थे। हमने उसका नाम बिल्लू रखा था। 1-2 दिन ऐसी ही बीत गए थे। अब बिल्लू काफी तंदुरुस्त भी हो गया था। इस बात से हम थोड़ा हैरान भी थे, क्योंकि 1-2 दिन में ही वो काफी ठीक हो गया था। लेकिन मुझे लगा कि शायद पहले उसे खाना बिल्कुल भी ना मिलता हो, और अब हमारे घर में उसे टाइम से खाना मिलता है, तो वो इसलिए मोटा हो गया। और दिन ऐसे ही चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे साथ काफी अजीब सी घटनाएं होने लगी थीं। हमारे घर में दादाजी काफी बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया था और अचानक ही उनकी आंखें काली पड़ जाती थीं। हम बार बार डॉक्टर के पास जाते और उन्हें दिखाते। डॉक्टर ने हर तरह का टेस्ट करवाया, लेकिन उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती। अचानक एक शाम मम्मी की भी आंखों में दर्द हुआ और थोड़ी देर बाद उनकी भी आंखें दादाजी की तरह काली पड़ गईं। उन्होंने अपनी आंखों में पानी के छींटे मारे और आंख की दवाई डाली। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें अपने आप ही ठीक हो गईं। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। एक दिन दादाजी बिल्लू पर बहुत गुस्सा हो गए थे। जब दिन में दादाजी सो रहे थे तो वो अचानक ही उनके बेड पर जाकर उनकी छाती पर बैठ गया। दादाजी जिस वजह से बहुत हफ्ते हुए उठे थे, उनका कहना था कि उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत भारी चीज उनकी छाती पर आकर बैठी है, जो उन्हें सांस नहीं लेने दे रही। उस दिन दादाजी बिल्लू पर बहुत ही गुस्सा हुए, इतना कि उन्होंने हमको यह तक बोल दिया कि इसको घर से बाहर निकालो। वैसे तो बिल्लू दादाजी के कमरे में नीचे सोता था, लेकिन उस रात हमने उसको अपने ही कमरे में सुला दिया था। हमारे कमरे में मैं, मम्मी, पापा और बहन एक साथ ही सोते थे। रात हम आराम से सो रहे थे। मैं हल्की हल्की नींद में था। वैसे तो मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे बाहर से कुत्तों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद में मैं गहरी नींद में सो गया। अचानक ही मेरी बहन चिल्लाते हुए उठी। हम सब उसकी आवाज से उठे तो वो बेड में लेटी हुई थी। उसने हमें बताया
कि उसको बेड के नीचे से एक बहुत बड़ी काली परछाई ऊपर छत तक नजर आ रही थी। वो ऐसी थी जैसे कोई 4 पैर का जानवर हो। पापा ने बेड के नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, बस कोने में बिल्लू सो रहा था। हमको लगा कि उसने शायद कुछ सपना देखा है और उसको मम्मी ने फिर अपने और पापा के बीच सुला दिया। वो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात दादाजी ने आज भी बिल्लू को अपने पास सुलाने से मना कर दिया था, तो हम आज भी उसे अपने ही कमरे में लेकर आ गए थे। आज भी कल रात की तरह कुछ हुआ। रात अचानक कमरे की लाइट ऑन हो गई, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। पापा ने लाइट जलाई थी। उनका कहना था कि उनको भी एक परछाई बेड के नीचे से होती हुई छत की दीवार तक नजर आई। लाइट जलाकर उन्होंने पूरा कमरा देखा, लेकिन कमरे में ऐसी कुछ चीज नहीं थी जिससे परछाई बन रही हो। बस बिल्लू ही बेड के कोने पर सोया हुआ था। पापा उठकर बाहर चले गए और मैं फिर से सो गया। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त पापा ने वो बात दादाजी को बता दी। जब मम्मी को भी कल रात की बात का पता चला तो वो भी डर चुकी थी। पापा की बात सुनते ही दादाजी ने बिल्लू की तरफ इशारा करते हुए उसे घर से निकालने का बोला। पापा की बात से मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो तो वैसे भी बिल्लू को रखने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि दादाजी ऐसी ही उसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। उसने तो कुछ किया भी नहीं है। लेकिन जैसा हमारे घर का माहौल होते जा रहा था, दादाजी को शायद पता चल रहा था कि घर में कुछ ठीक नहीं है। जिस दिन दादाजी ने बिल्लू को निकालने की बात की, उस दिन दोपहर में भी जब दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे, तो अचानक ही वो अपने बेड से नीचे गिर गए। हम उनकी आवाज सुनकर सीधा कमरे में गए। दादाजी बेड से गिरे हुए थे। उनके हाथ में थोड़ी सी चोट भी आई थी। हमने उनको उठाया तो वो बोलने लगे कि ये सब बिल्ली की वजह से हो रहा है। वो कोई बिल्ली नहीं है, वो शैतान है। उनके साथ उस समय क्या हुआ, उन्होंने वो बात मुझे और मेरी बहन को नहीं बताई, लेकिन रात मुझे मम्मी ने बताया कि दोपहर में जब दादाजी सो रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कोई जानवर उनके कमरे में आया और उनके बेड पर चढ़कर उनके पास बैठ गया। वो 4 पैर का जानवर था और वो एकदम काला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो बहुत ही बड़ा था। थोड़ी देर बाद वो दादाजी की छाती पर बैठा और उनका गला दबाने लगा। जब दादाजी को सांस नहीं आई तो दादाजी अपने आप को छुड़ाने लगे और इस चक्कर में वो बेड से गिर गए। गिरते ही जब उनकी आंख खुली तो उनको ऐसा लगा कि बेड पर कोई है। जब उन्होंने हल्का सा ऊपर देखा तो बेड पर बिल्लू बैठा था और उसकी आंखें भी उस समय बिल्कुल लाल वैसी ही चमक रही थीं। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा ही था। इस बार रात मैंने बिल्लू को अपने पास ही सुलाया था। वो मेरे ही साइड में सो रहा था कि अचानक ही रात मुझे एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज मेरे कान के बहुत पास से ही आ रही थी। मैंने बिल्लू के ऊपर हाथ रखा हुआ था कि उस आवाज के साथ ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैंने किसी ऐसी चीज के ऊपर हाथ रखा है जिसका आकार बढ़ते ही जा रहा है, और मुझे महसूस होते होते उस चीज का आकार इतना बढ़ गया कि मेरा हाथ उसके ऊपर से नीचे गिर गया। हाथ गिरते ही मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो बिल्लू मेरे साइड में नहीं था। मैं बेड के नीचे झुककर उसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे वहां भी नहीं दिखा। तभी मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैं बाहर हॉल में पहुंचा ही था कि मुझे पीछे से दरवाजा खरोचने की आवाज आने लगी, और वो आवाज इतनी तेज थी, ऐसे लग रहा था कोई बड़ा जानवर अपने बड़े बड़े नाखूनों से दरवाजा खरोच रहा हो। मैं पीछे देखा तो वहां कोई जानवर नहीं था, लेकिन जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि दरवाजे पर जानवर के पंजों के निशान पड़ रखे थे, और वो दरवाजा दादाजी के कमरे का था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शायद दरवाजा दादाजी अंदर से बंद करके सोए थे। मैं फिर से बिल्लू को खोजने लगा और मैं उसे ढूंढते ढूंढते छत पर चला गया। मैंने जैसे ही छत का दरवाजा खोला, मुझे छत की साइड की एक दीवार पर एक बड़ी सी परछाई नजर आई। वो परछाई बिल्कुल वैसी थी जैसी मेरी बहन और पापा ने बताई थी।
वो 4 पैरों की परछाई थी। वो एकदम बड़ी थी। मैंने थोड़ी सी गर्दन झुकाकर देखा तो वहां बस बिल्लू था और वो उस तरफ मुंह करके कुछ खा रहा था। मुझे लगा कि रात की वजह से यह परछाई इतनी बड़ी लग रही है। मैं उसके पास चला गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वो एक चूहा खा रहा था। मैंने उससे वो छुड़ाया और उसको नीचे ले आया। मैंने उसके हाथ मुंह धुले और फिर उसको अपने साथ ही सुला दिया। अगली सुबह ना जाने कहां से दादाजी एक पुजारी को घर लेकर आए। उन्होंने ये बात हमने से किसी को भी नहीं बताई थी। वो पुजारी आते ही पूरे घर में इधर उधर घूमने लगा। हम सब बाहर हॉल में एक साथ बैठकर उन्हें देख ही रहे थे कि तभी जैसे ही वो हमारे कमरे में गए, बिल्लू की बहुत तेज गुस्से की आवाज आने लगी। हमें लगा वो अनजान आदमी देखकर डर रहा है, इसलिए मैं उठकर उसे बाहर सबके साथ लाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के गेट के आगे खड़ा हुआ, मैंने जो देखा वो देखकर मुझे पहली बार बिल्लू से डर लग रहा था। वो गुस्से की आवाज तो निकाल रहा था, लेकिन उसका शरीर उस समय इतना काला और आंखें लाल हो चुकी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राक्षस हो। जब पुजारी जी कमरे से बाहर आकर हॉल में आए तो बिल्लू भी उनके पीछे हॉल में आ गया। वो अभी भी उसी तरीके से आवाज निकाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज और भी ज्यादा भारी और डरावनी होती चली गई। अब वो आवाज बिल्कुल भी एक बिल्ली की आवाज नहीं लग रही थी। उस समय बिल्लू इतना खूंखार हो चुका था कि वो पुजारी और हम सब पर हमला करने के लिए आगे आ रहा था। उसका आकार हमको थोड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा था। दादाजी ने तो डंडे उठा लिए थे कि कहीं अगर वो हम पर हमला करे तो हम भी उसे पर हमला कर देंगे। पुजारी जी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे और वो अपने साथ गंगा जल भी लाए थे। उन्होंने जैसे ही बिल्लू पर गंगा जल छिड़कना शुरू किया, बिल्लू की चीखें और भी तेज और भयानक हो गईं। बिल्लू ने अपनी लाल आंखों से पुजारी जी की ओर घूरते हुए एक भयानक गर्जना की, जिससे पूरा घर कांप उठा। पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप तेज कर दिया। उन्होंने गंगा जल की बोतल को और अधिक मजबूती से पकड़ते हुए बिल्लू पर छिड़का। जैसे जैसे गंगा जल की बूंदें बिल्लू के ऊपर पड़ रही थीं, उसकी चमड़ी से धुआं उठने लगा था। हमें उसके शरीर से काला धुआं साफ निकलते हुए नजर आ रहा था। पुजारी जी के साथ दादाजी और मम्मी ने भी पूरे घर में गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया था। 15-20 मिनट तक ऐसा ही चला रहा। फिर अचानक ही बिल्लू बहुत तेज चिल्लाते हुए घर से बाहर चला गया। मैं गेट के अंदर से ही उसको बाहर भागते हुए देख रहा था। वो बहुत तेजी से भागते ही जा रहा था। मुझे उसके पीछे से एक राक्षस भी भागता हुआ नजर आ रहा था। उस रात हम सब साथ ही सोए। हम लोगों को डर लग रहा था। फिर जल्दी ही हमने अपने घर में एक हवन भी करवाया। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें